Hello everyone. So we are here to discuss the infectious part of the epidemiology. मैं जब कोई डिजीज इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल होती है तो उस केस में एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या क्या बातें हमें पढ़नी होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे इन दिस वीडियोस। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इन्फेक्शियस के बारे में। तो हमने आपसे कहा कि अगर कोई भी डिजीज़ है तो उसे अलग अलग नाम से अलग अलग टर्म से देखा जाता है। हमें लगता है कि सारी टर्म एक जैसी हैं, जबकि वो सारी टर्म एक जैसी नहीं होती हैं। जिसमें सबसे पहले अगर टर्म की बात करूं तो बच्चे वो टर्म का नाम होता है इलनेस। अगर मैं आपसे कहूं कि इलनेस क्या होता है तो आपको लगेगा कि इलनेस भी तो डिजीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। डिजीज़ अलग है और इलनेस अलग है, ये दोनों सिनोनिम्स तो है नहीं। अगर हैं भी तो इंग्लिश में हो सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी में दोनों पर्यायवाची नहीं हो सकते। क्लियर बच्चे? इलनेस क्या होता है? इलनेस जो होती है वो सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। यानी कौन सी फीलिंग्स? देखो, दो तरह के डाटा होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। मुझे दिख जाए वो ऑब्जेक्टिव है और जो सुनाई दे वो सब्जेक्टिव है। अब सुनाई दे रहा है तो यानी कि पेशेंट का ये जो फीलिंग है वो सब्जेक्टिव है। वो खुद कह रहा है कि उसे सही नहीं लग रहा, और ये क्या कहलाती है? सब्जेक्टिव फीलिंग। क्या कहलाती है? सब्जेक्टिव फीलिंग। और उसे क्या लग रहा है? कि वो अनवेल है। क्या है? उसे लग रहा है कि वो सही नहीं है। ये उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग है। समझ आया बच्चे? मैंने देखा, चलो ठीक है, हो सकता है ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो, बट व्हेन आई सर्च पैथोलॉजी देयर इज नो डिफाइंड पैथोलॉजी। इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर पैथोलॉजी मुझे देखने को नहीं मिलती। ध्यान से सुनना बच्चे जो मैं कह रहा हूं। उसने कहा है कि उसे सही नहीं लग रहा है, पर जब मैंने उसके अंदर कोई पैथोलॉजी देखनी चाहिए या किसी डिजीज को देखना चाहा तो वो मुझे नहीं मिली। बट उसको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऐसा है कि उसे सही नहीं लग रहा है। आपने कहा ऐसा, जैसे एग्जांपल बताइए। हम किसे इलनेस कहेंगे? अगर पेशेंट आपसे कह रहा है कि उसे टायर्डनेस फील होती है। क्या फील होती है बच्चे? टायर्डनेस फील होती है। ठीक है। और आपसे कह रहा है कि उसे मैलेज है, उसको बॉडी पेन रहता है ऑल द टाइम। हाँ या ना बच्चे? और बताइए, उसे डिस्कम्फर्ट लगता है चलते समय या बैठते समय। तो ये जो चीजें हैं वो मुझे तो नहीं दिख रही हैं। अब जब मुझे नहीं दिख रही हैं तो मैं सुन के भरोसा कर रहा हूं। अगर मैं सुन के भरोसा कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये फीलिंग कैसी हुई? सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव फीलिंग को हम क्या कहते हैं? इलनेस कहते हैं। तो अगर पेशेंट आपको आके से बोल रहा है कि उसे सही नहीं लग रहा है, पर मुझे उसके अंदर कोई डिजीज देखने को नहीं मिल रही है, बट मुझे उसकी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, जो वो कह रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा है। कुछ जरूरी नहीं कि झूठ बोले ही, हो सकता है वैसे हो रहा हो, पर पैथोलॉजिकल प्रोसेस दिखाई नहीं दे रहा मुझे उसके अंदर। उसे हम क्या कहते हैं? इलनेस। आई होप इलनेस आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार यही है कि ये सब्जेक्टिव फीलिंग है। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट वन कौन सा है बच्चे? नेक्स्ट वन है सिकनेस। आफ्टर इलनेस वी आर डिस्कस अबाउट सिकनेस। सिकनेस क्या होता है? एक्चुअल में सिकनेस जो है वो सोशली और कल्चरली हेल्ड कंसेप्ट है। ये जो सिकनेस है वो दो तरीके से, सोशली एंड कल्चरली, सोशली एंड कल्चरली ये एस्पेक्ट होता है। कौन सा? दैट सिकनेस। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी भी पेशेंट को मेंटल इलनेस हुई है। तो मेंटल इलनेस हुई है, उनको लगता है या तो इसका कोई और रीजन है या ये कुछ और वजह से हो गई है। मतलब उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है इस पेशेंट को वास्तव में कोई प्रॉब्लम हो, विच एंड टर्न इन्फ्लुएंस द पेशेंट रिएक्ट। यानी अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो उसके बॉडी में वो क्लिनिकल फीचर दिखाई देंगे। इसके अंदर भी मुझे पैथोलॉजी दिखाई नहीं देती है। और ये हमें लगता है जैसे कि ड्रेड ऑफ कैंसर, यानी क्या लगता है कि जो कैंसर है वो कर्मों की सजा है। समझ में आ रहा है? तो हमें लगता है मेंटल इलनेस में बहाने भर रहे हैं, भूत आ रहे हैं। ये जो समाज में और सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल एस्पेक्ट है वो सिकनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिकनेस। तो ध्यान रखना, इलनेस और सिकनेस दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। सिकनेस के बाद अगला वर्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डिजीज। ये है मेन प्रॉब्लम। डिजीज अलग चीज होती है और इसको आपको समझना चाहिए। डिजीज के अंदर क्या होता है? डिजीज के अंदर कोई सी भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। या तो उसके अंदर क्या होगा? फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्या होगा बच्चे? फिजियोलॉजिकल चेंजेस। या उसके अंदर क्या होंगे? साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस। हमें ये दोनों डिसफंक्शन देखने को मिलेंगे। किस किस के? फिजियोलॉजिकल, या मुझे उसके अंदर क्या मिलेगा? साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। क्या मिलेगा? साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब क्या इसके अंदर पैथोलॉजिकल प्रोसेस पाया जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल पाया जाएगा। पैथोलॉजिकल प्रोसेस प्रेजेंट, पैथोलॉजिकल प्रोसेस इसके अंदर पाया जाता है। उन दोनों में वो प्रोसेस नहीं पाया जाता था, इसके अंदर वो प्रोसेस प्रेजेंट है।
सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स हो भी सकते हैं और सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं, बट प्रोसेस होगा, ये 100% है। इसका मतलब अगर पैथोलॉजिकल प्रोसेस है तो कोई जरूरी नहीं कि सिम्टम्स अभी तक आ गए हों, आ जाएंगे, पर इसका मतलब है कि सिम्टम्स में बी प्रेजेंट, सिम्टम्स में बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट, दोनों चीजें हो सकती है। सिम्टम्स हो भी सकते हैं और सिम्टम्स नहीं भी हो सकते, पर पैथोलॉजिकल प्रोसेस होगा, ये कंफर्म बताएगा कि इसके अंदर फिजियोलॉजिकल या इसके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन प्रेजेंट है। आई होप आपको डिजीज को उन दोनों से अलग करने में सहायता मिल गई होगी, ये जानते हुए कि इसके अंदर पैथोलॉजिकल प्रोसेस पाया जाता है। क्लियर? एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, इन तीनों में समझ में आ जाएगा आपको। एक एग्जाम्पल देखिए आप, ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ इजी फैटिगनेस, एक पेशेंट ने कंप्लेन की कि उसे थकावट जल्दी होती है, यानी पेशेंट ने कंप्लेंट की है अबाउट फैटिगनेस, उसने कहा कि मैं जल्दी थक जाता हूं। ये क्या हुआ बताओ? ये इलनेस है, ये सिकनेस है, या ये डिजीज है? आप बताइए फटाफट आंसर करिए। पेशेंट ने कहा कि मुझे जल्दी थकावट हो जाती है, तो ये क्या हो गया? आंसर है इलनेस। क्या हो गया बच्चे? इलनेस। क्लियर बच्चे? अब वो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा मे बी दैट बिलीव दैट ही मे बी हैव सिकनेस, उसे लग रहा है कि शायद ये थका हुआ है, हाँ या ना? तो अगर he consult with the doctor about it because he believe that it might a sickness, ध्यान से सुनना, उसको लग रहा है, पेशेंट को लग रहा है कि शायद मैं सिकनेस हूं। इलनेस नहीं लगती उसे क्या लगता है? सिकनेस लगता है कि मुझे लग रहा है। डॉक्टर सिकनेस को डायग्नोस नहीं करता, डॉक्टर डिजीज को डायग्नोस करता है, डॉक्टर डिजीज को डायग्नोस करता है। उस पेशेंट को लग रहा है, ये तो हमें लगा कि उसे इलनेस है, उस पेशेंट को क्या लगा? पेशेंट को लगा दैट पेशेंट बिलीव that he has sickness, उसे कोई बीमारी हो गई है, उसे सिकनेस है। यानी जब वो जल्दी थक जाता है तो वो है इलनेस, उसको लग रहा है कि वो क्या है? मैंने कहा ना, सोशली और कल्चरली, यानी इंसान जो समाज में रहते हैं उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है उन्हें सिकनेस हो गई है, तो उसे क्या, पेशेंट को क्या लग रहा है? कि उसे सिकनेस है। क्लियर बच्चे? डॉक्टर ने क्या किया? उसका डायग्नोस किया, और डॉक्टर डायग्नोस करता है, डॉक्टर डायग्नोस हिम विद एनीमिया, और डॉक्टर ने उसमें क्या डायग्नोस किया? एनीमिया। तो एनीमिया क्या हो गया? एनीमिया बच्चे क्या हुआ? डिजीज। क्या हुआ? डिजीज। ये तो डिसफंक्शन है, बॉडी के अंदर आरबीसी कम बन रही है या ज्यादा टूट रही है, समझ आ रहा है ना बच्चे? तो इसका मतलब है कि आपको तीनों चीज समझ में आई। पेशेंट कंप्लेन लेके जाता है और कहता है मुझे थकावट होती है, वो तो इलनेस है। वो कहता है डॉक्टर साहब देखना कहीं मुझे बीमारी तो नहीं है, वो सिकनेस है। डॉक्टर ने कहा बैठो मैं चेक करता हूँ, अरे आपको तो एनीमिया है, ये डिजीज है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं विद एग्जांपल। क्लियर बच्चे? तो इन दैट हम वी डिस्कस अबाउट इलनेस, वी डिस्कस अबाउट सिकनेस एंड डिजीज, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलो अगली बात करते हैं इन्फेक्शन की। देखो बहुत सी चीजें इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो आपको पढ़नी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? इन्फेक्शन के बारे में। सर इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन होता है माइक्रोब्स की एंट्री बॉडी में, और उसके डेवलपमेंट या मल्टीप्लिकेशन तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। ध्यान से सुनना, यानी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डेवलप और टू डेवलपमेंट ऑब्लिक मल्टीप्लिकेशन इन बॉडी, यानी यहां से लेके माइक्रोब्स की एंट्री से लेके उसके मल्टीप्लिकेशन होने के प्रोसेस को कहते हैं इन्फेक्शन। क्या कहते हैं बच्चे? इन्फेक्शन। ध्यान से सुनना, दोबारा बोल देता हूं, माइक्रोब्स की एंट्री से लेके, नहीं, क्लिनिकल फीचर आने तक को नहीं कहते हैं, डिजीज होने तक को नहीं कहते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन होने तक को इन्फेक्शन कहते हैं। गलती मत करना, छोटी छोटी गलतियों को हम न करें, इसलिए मैं क्लास इस टॉपिक पे ले रहा हूं जो आपको समझनी है। तो जैसे ही माइक्रोब्स की एंट्री हुई और उसके बाद जैसे वो मल्टीप्लिकेशन हो जाए, उन्हें उस प्रोसेस को कहते हैं इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इन्फेक्शन। ये बीमारी नहीं हुई है। बीमारी यानी डिजीज के लिए तो क्लिनिकल फीचर होने चाहिए, और इसके अंदर क्लिनिकल फीचर अभी तक मुझे दिखाई नहीं देते। याद रखना, अभी तक इसके अंदर क्लिनिकल फीचर कैसे हैं? एब्सेंट है।
इन्फेक्शन के अंदर तो मल्टीप्लीकेशन होना है, प्रवेश से लेके और मल्टीप्लीकेशन तक के प्रोसेस को इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें क्लिनिकल फीचर नहीं आते हैं, याद रखिएगा। आपने कहा एग्जांपल बताइए, मैंने कहा HIV का इन्फेक्शन। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर HIV के पेशेंट में क्लिनिकल फीचर दिखाई देंगे, नहीं नहीं दिखाई देंगे, वो तो तब आएंगे जब वो आगे जा डिजीज प्रोसेस करेगी। किसी व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन लगना, वो क्या कहलाता है? इन्फेक्शन, वो डिजीज नहीं कहलाता है, उसमें क्लिनिकल फीचर नहीं आते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चे। तो इन्फेक्शन क्या होता है आपको समझ आया? ठीक है। अब आप इन्फेक्शन आपने पढ़ा है तो आप ये भी पढ़िए कि टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। जो मैं वो बता रहा हूं जो एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से जरूरी है, मैं वो नहीं बता रहा जो कि माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से जरूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें सबसे पहला अगर कोई है तो बच्चे वो है कौन सा? दैट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये बड़ा फेमस है बच्चे। कौन सा है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अब नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है सर? ये तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। ठीक है सर, हॉस्पिटल में एक्वायर्ड का मतलब क्या है? मैंने कहा हॉस्पिटल में जाने के बाद नहीं, कितना समय जाने के बाद आप नोजोकोमियल का होगा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इन्फेक्शन आफ्टर 48 आवर्स। ये हॉस्पिटल जाने के या हॉस्पिटल एडमिशन के आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। हॉस्पिटल एडमिशन होने के 48 घंटे के बाद जो इन्फेक्शन डेवलप होता है उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। आपने कहा इसका एग्जांपल बताइए नोजोकोमियल का। जितने भी सर्जिकल वुंड है अगर उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। तो एग्जांपल है इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वुंड। इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वुंड्स, जो भी सर्जिकल वुंड होते हैं उनके इन्फेक्शन को बच्चे क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है और ये लाइन आपको 5 स्टार बनानी है कि मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है? तो बच्चे मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। कौन सा होता है? स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होते हैं जितने हॉस्पिटल में पाए जाते हैं उनमें से। तो स्टेफाइलोकोकस से होने वाले इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली नोजोकोमियल होते हैं। याद रखिएगा इस बात को जो मैंने आपसे कहा। क्लियर? तो पहला कौन सा टाइप पढ़ा बेटा हमने? पहला पढ़ा हमने नोजोकोमियल। नोजोकोमियल के बाद सेकंड हम पढ़ रहे हैं इएट्रोजेनिक। क्या पढ़ रहे हैं? इएट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आपने कहा इएट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या है? देखो हॉस्पिटल एक्वायर्ड बाय डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक, वो तो एडमिशन से हो गया था या एनवायरमेंट से हो गया था। ये एनवायरमेंट या एडमिशन से नहीं होता है। ये किस वजह से होता है? ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड है ये भी हॉस्पिटल में होता है बट बाय डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रोसीजर। ये तब होगा जब आप पेशेंट के साथ कोई डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक प्रोसीजर कर रहे हो, डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक प्रोसीजर कर रहे हो और उस समय आपने कोई हाइजीन मेंटेन नहीं की या आपने ऑटोक्लेव किए हुए इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किए, उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो जाएगा? इएट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड ही है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, याद रखिएगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड ही है बट बाय कैसे या तो डायग्नोस्टिक के टाइम पे, या तो डायग्नोस्टिक और या हम क्या कह रहे हैं बच्चे? थेराप्यूटिक। क्या है? थेराप्यूटिक। या तो ये क्या है? डायग्नोस्टिक है और या ये क्या है बच्चे? थेराप्यूटिक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। दो के टाइम पर हो सकता है कौन सा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्लियर? कौन सा? इएट्रोजेनिक। अब आपने कहा ठीक है सर बताइए जरा क्या एग्जांपल है। मैंने कहा थेराप्यूटिक का देख लो। मैं जैसे एक पेशेंट को कोई इन्फेक्शन था, मैंने कहा तो फिर हमने क्या दिया उसे? एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक दी? मैंने कहा क्लोरोम्फेनिकॉल। कौन सी दी आपने? क्लोरोम्फेनिकॉल दे दी। मैंने कहा दे दी। अब क्लोरोम्फेनिकॉल आपने दी एंटीबायोटिक। मैंने कहा क्या ठीक हुआ? मैंने कहा इन्फेक्शन तो ठीक हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है? बट क्लोरोम्फेनिकॉल कैन कॉज अप्लास्टिक एनीमिया। आपने ज़्यादा यूज कर ली तो पेशेंट को क्या हो गया? अप्लास्टिक एनीमिया। तो ये क्या हो गया? दैट इज द विच वन इज? दैट इज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड। समझ आए बच्चे? तो ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड हैं ये डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक प्रोसीजर से होते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो एट्रोजेनिक कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एट्रोजेनिक कंडीशन कहलाती है। क्लियर है? इसके अलावा कौन सा? जैसे कि चाइल्ड ल्यूकेमिया। चाइल्ड ल्यूकेमिया हो जाता है किससे? प्रीनेटल कोई बैक्टीरिया से। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल भी बता देता हूं,
ये इन तो डिजीज है, इन्फेक्शन नहीं है। ये डिजीज है, इन्फेक्शन नहीं। अगर मैं इन्फेक्शन का एग्जांपल आपको दूं, तो बच्चे हेपेटाइटिस बी, क्या हुआ? हेपेटाइटिस बी हुआ। आपने कहा कैसे? आपने कहा फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने गलत ब्लड चढ़ा दिया। फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने ब्लड क्यों चढ़ाया था? जरूरत थी ब्लड की। आपने ब्लड क्यों चढ़ाया? क्योंकि जरूरत थी ब्लड की। तो अगर आपने कहा ये हेपेटाइटिस बी हो रहा है किसी को, तो ये इन्फेक्शन है। तो iatrogenic इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी, और iatrogenic डिजीज का एग्जाम्पल है एप्लास्टिक एनीमिया। डिजीज का एग्जाम्पल है एप्लास्टिक एनीमिया, और इन्फेक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है? हेपेटाइटिस बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा, अगर मैं इसे प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ यूज करता तो मैं इस इन्फेक्शन को बचा सकता था, यानी दिस इन्फेक्शन इज प्रिवेंटेबल। आप इसे बचा सकते हो अगर प्रॉपर तरीके से आप जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करें और प्रोसीजर को स्टेराइल यूज करें, तो आप इस तरीके को बचा सकते हो। क्लियर बच्चे? तो दूसरा कौन सा हो गया? iatrogenic। पहला कौन सा था? नोजोकोमियल। आफ्टर दैट नंबर थर्ड है जो बड़ा फेमस है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कौन सा बच्चे? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये क्या होते हैं बच्चे? नॉर्मली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं? नॉर्मली प्रेजेंट, देखो ये वो माइक्रोब्स हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी में रहते हैं। ये नॉर्मली हमारी बॉडी में रहते हैं, पर हमारी बॉडी को बीमार नहीं करते, क्योंकि इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि हमारी बॉडी को बीमार करें। पर अगर मुझे कोई दूसरा इन्फेक्शन लग गया और मेरी इम्यूनिटी उस इन्फेक्शन की वजह से कम हो गई है, तो फिर ये जाग जाते हैं, ये मौका परस्त होते हैं। समझ रहे हो आप? अपॉर्चुनिस्टिक का तो मतलब ही क्या होता है? आंसर है मौका परस्त। क्या होते हैं ये? मौका परस्त होते हैं। मतलब कि ये वो आस्तीन के सांप हैं, जैसे कहते हैं ना, जो तुम्हारे साथ तो रहेंगे, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, तुम्हारा खाता पीते हैं ये, पर जैसे तुम्हें कमजोरी महसूस होती है तुम पर हावी हो जाते हैं। ये वो हैं कौन से? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो ये होते बॉडी में पर डिजीज पैदा नहीं करते, ये डिजीज पैदा करते हैं ड्यू टू डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम। क्लियर बच्चे? तो ये क्यों डेवलप होते हैं? आंसर है ड्यू टू डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा तो ये प्रॉब्लम होती है। कौन सी वाली? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वाली। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, बताइए मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा है इन एड्स? मोस्ट कॉमन देखो इम्यून सिस्टम किस में डिफेक्टिव होता है? एड्स के अंदर, HIV के अंदर वही होता है ना। तो ये इन्फेक्शन ज्यादातर वही होता है, कहाँ? HIV में। क्लियर बच्चे? तो अगर वो पूछे कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन किस में, एड्स पेशेंट के अंदर कौन सा होता है? इन एड्स पेशेंट इन वर्ल्ड, दुनिया में कौन सा है? तो दुनिया में हम बता देते हैं, दुनिया में न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई या जीरोवेसी। क्लियर बच्चे? न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई या जीरोवेसी, ये एक ही नाम है, घबराना मत। ठीक है, ये तो है वर्ल्ड में। इंडिया में पूछे कि इंडिया में कौन सा है, तो इंडिया में तो गरीबों वाला होगा। कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस। क्या होगा बच्चे? ट्यूबरकुलोसिस। याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन इंडिया इन HIV पेशेंट, आंसर ट्यूबरकुलोसिस। इन वर्ल्ड दैट इज नोन एज न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई या न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी, दैट इज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे। तो मैंने आपको कौन कौन से बता दिए? मैंने 3 बता दी जो ज्यादातर काम में आते हैं। नोजोकोमियल बताया, iatrogenic और अपॉर्चुनिस्टिक, ये थे इन्फेक्शन के टाइप। क्लियर? नाउ नंबर सेकंड है, इसमें हम पढ़ेंगे इन्फेस्टेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है? इन्फेस्टेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ आर्थ्रोपोड, यानी किसी भी माइक्रोब्स का हम कह नहीं सकते, आर्थ्रोपोड वेक्टर का हमारी बॉडी, हमारे क्लॉथ या हमारे सरफेस पर एंटर कर जाना कहलाता है इन्फेस्टेशन। क्लियर बच्चे? तो यानी प्रेजेंस ऑफ आर्थ्रोपोड, प्रेजेंस ऑफ आर्थ्रोपोड इन बॉडी ऑब्लिक क्लॉथ सरफेस, बॉडी ऑब्लिक क्लॉथ सरफेस, इसे हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। मेरी बॉडी या मेरे क्लॉथ की सरफेस पर कोई प्रेजेंट हो आर्थ्रोपोड, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेस्टेशन। जैसे एग्जांपल बताइए, जैसे कि आपने बताया माइट्स, जैसे कि टिक्स, इनका प्रेजेंट होना, ये इन्फेक्शन नहीं होते, ये इन्फेस्टेशन होते हैं। इन्फेस्टेशन ऑल्सो टू डिस्क्राइब इन्वेशन ऑफ द गट बाय द पैरासाइट वर्म।
जो पैरासाइट वर्म होते हैं उनका मेरे गट में जाना भी क्या कहलाता है, इन्फेस्टेशन कहलाता है। याद रखिएगा, खाली सरफेस पे रहना नहीं होता, सरफेस पे तो ऑर्थ्रोपोड का रहना होता है। क्लियर बच्चे? यानी इसका एक एग्जांपल ये भी है कि इन्वेशन ऑफ द विच वन इज पैरासाइट, इन्वेशन ऑफ पैरासाइट इन गट, गट के अंदर पैरासाइट का जाना क्या कहलाता है बच्चे, इन्फेस्टेशन कहलाता है। आपने कहा एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल है बच्चे दैट इज एस्केरियासिस। क्या है बच्चे, एस्केरियासिस। समझ आए बच्चे? तो ये क्या कहलाते हैं, इन्फेस्टेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इन्फेस्टेशन। तो इसमें ऑर्थोपॉड मेरी बॉडी की सरफेस पे या मेरे कपड़ों की सरफेस पे होता है, टिक्स और माइट जैसे होते हैं। और अगर कोई भी वॉर्म इन्फेस्टेशन हुआ है, कोई वॉर्म मेरी बॉडी में चला गया है, मेरी गट में चला गया है, वो भी इन्फेस्टेशन कहलाता है। क्लियर बच्चों? ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है कंटामिनेशन। क्या है बच्चे, कंटामिनेशन। कंटामिनेशन क्या होता है बच्चे, कंटामिनेशन यानी प्रेजेंस ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन एजेंट और बैक्टर ऑन बॉडी या प्रोडक्ट। यानी मेरी बॉडी पर किसी भी माइक्रोब्स का, किसी इन्फेक्शियस एजेंट का या किसी बैक्टर का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है बच्चे, क्या कहलाता है, कंटामिनेशन कहलाता है। किसी भी, यानी तो प्रेजेंस ऑफ एनी, कोई भी चीज हो, या तो क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या कोई दूसरा क्या हो, इन्फेक्शियस एजेंट हो, क्या हो, इन्फेक्शियस एजेंट हो, या फिर क्या हो, कोई वेक्टर हो। इनका मेरी ऑन बॉडी सरफेस, हमारी बॉडी सरफेस पर इनमें से किसी का होना क्या कहलाता है, कंटामिनेशन कहलाता है। क्लियर बच्चे? अब क्या होता है कि जैसे कि बहुत से आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल जैसे ड्रेसिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और जितने भी इनएनिमेट आर्टिकल होते हैं, जैसे समझ आ रहा है, जैसे कि वाटर भी हो जाता है, मिल्क भी हो जाता है, फूड भी हो जाता है। तो कंटामिनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है बॉडी के अलावा? बॉडी तो कंटामिनेट होती है, बॉडी के अलावा और कहाँ कहाँ जगह है जहाँ सरफेस पे कंटामिनेट हो सकता है? तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का कंटामिनेशन हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, ड्रेसिंग का हो सकता है बच्चे, वाटर का हो सकता है, एयर का हो सकता है। मैं आपको बताएं, वाटर, एयर है, मिल्क है, फूड है, ये इन सब का क्या हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है। कंटामिनेशन अलग चीज है और पॉल्यूशन अलग चीज है। गलती मत करना, पॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन ऑफ बॉडी सरफेस डज नॉट सजेस्ट ए कैरियर। अगर किसी भी बॉडी, किसी इंसान के ऊपर कोई कंटामिनेशन है और वो इंसान चल रहा है, तो यहाँ पर इंसान को कैरियर नहीं कहते हैं, याद रखना। अगर किसी की सरफेस पर कोई कंटामिनेटेड माइक्रोब प्रेजेंट है और आपको लग रहा है जिसकी बॉडी पर प्रेजेंट है वो इंसान कैरियर है, तो वो गलत है, कैरियर नहीं कहते हैं उसको। दो चीजें याद रखना, क्योंकि दोनों माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर गंदा तो पानी भी होता है, उसे तो वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन अलग है और कंटामिनेटेड वाटर अलग है। ठीक है बच्चे? सेकंड थिंग, जैसे ही जैसे मेरी बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं कैरियर नहीं हूं, मैं कंटामिनेटेड हूं। ये इस कंडीशन में मुझे कैरियर नहीं कहेंगे, मुझे क्या कहा जाएगा, मुझे कंटामिनेटेड व्यक्ति कहा जाएगा। क्लियर है? ये बात आप क्लियर रखिएगा। तो पॉल्यूशन अलग है, कंटामिनेटेड अलग है, कैरियर अलग है और कंटामिनेटेड पर्सन अलग है। ठीक है बच्चे? तो ये कंटामिनेशन हो गया। क्लियर? आफ्टर कंटामिनेशन हम पढ़ रहे हैं अब एजेंट के बारे में। एजेंट यानी कि आपको अच्छे से पता है, मैंने पहले ही बताया, मेरी जिन्होंने अभी तक एपिडेमियोलॉजी की मेरी पहली वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लेना, नॉर्मल एपिडेमियोलॉजी के। क्लियर? मैंने बताए थे कि एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट होते हैं। डिटर्मिनेंट यानी क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। अब एजेंट में मैंने कहा था, याद है, ट्रायड, मैंने आपसे कहा था सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर कोई है तो वो एजेंट होता है। तो एजेंट के डिटर्मिनेंट क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं या कौन कौन सी चीजें जो आपको याद रखनी है किसके बारे में, एजेंट के बारे में। सबसे पहला वर्ड है इन्फेक्टिविटी। क्या है बच्चे, इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी क्या होती है, इन्फेक्टिविटी होती है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड, यानी कितने नंबर इन्फेक्टेड हुए। अब नंबर ऑफ एक्सपोज, बहुत सिंपल सा है बच्चे। आप कहीं गए, वहां कोई बीमारी फैल रही थी, आप एक पूरी बस गई थी, बस में कितने लोग थे, 50 लोग थे। आप वहाँ 50 लोग उस एरिया में गए जहाँ डिजीज फैल रही थी, तो 50 एक्सपोज तो हो गए। उनमें से बीमार कितने हुए, 7। तो इन्फेक्टिविटी क्या हुई, 7/50। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसे कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ डिजीज पे से नंबर ऑफ इन्फेक्टेड,
या नंबर ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्सपोज्ड, नंबर ऑफ एक्सपोज्ड यानी जितने एक्सपोज्ड हुए उनमें से कितनों को क्या हुआ, बीमारी हुई, उसे उस माइक्रोब्स की इन्फेक्टिविटी कहते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? सिंपल भाषा में कहूं तो किसी भी माइक्रोब्स की बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई करने की क्षमता को उसकी इन्फेक्टिविटी कहते हैं। डिजीज बाद की चीज है। मैंने आपको इन्फेक्शन में बताया था माइक्रोब्स की एंट्री से लेके उसके मल्टीप्लिकेशन होने के प्रोसेस को इन्फेक्शन कहा जाता है। तो ये भी एजेंट की, कोई एजेंट कई कई इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब उसकी बॉडी में प्रवेश करके मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इसे ये समझ लीजिए ब्रैकेट में कि एबिलिटी, इन्फेक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ एन एजेंट, एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई, बॉडी में जाना और उसके बाद मल्टीप्लाई होने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं। आई होप आपको इन्फेक्टिविटी समझ में आ गई होगी। आफ्टर इन्फेक्टिविटी द नेक्स्ट वर्ड इज पैथोजेनेसिटी। क्या है बच्चे, पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी क्या होती है बच्चे, पैथोजेनेसिटी यानी नंबर ऑफ डिजीज, कितने व्यक्तियों को डिजीज हुई। तो पहला क्या था, पहला था कितने बच्चों को, कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ। फर्क है बच्चे इसमें, कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन तो मल्टीप्लाई होने तक को है, यहाँ है उनमें से कितनों को डिजीज हुई। क्लियर बच्चे? तो नंबर ऑफ डिजीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इन्फेक्टेड। आप समझिए बस में कितने बच्चे थे, 50, इन्फेक्शन कितनों को हुआ, 7 को, बीमार कितने पड़े, 3। तो हो गया ना क्लियर बच्चे क्या, कि नंबर ऑफ डिजीज पेशेंट, डिजीज्ड, नंबर ऑफ डिजीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इन्फेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां नंबर ऑफ एक्सपोज नहीं आएगा, यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड। 7 में से 3 बीमार पड़े हैं। तो पैथोजेनेसिटी इन्फेक्टेड में से बीमार देखी जाती है, एक्सपोज्ड में से बीमार नहीं देखी जाती है, क्योंकि जो इन्फेक्टेड हुए हैं वही तो बीमार होंगे ना, सारे तो बीमार नहीं होंगे। तो याद रखिएगा वहां पर हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एक्सपोज्ड, हम यहां क्या लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर नंबर ऑफ इन्फेक्टेड। तो नंबर ऑफ डिजीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इन्फेक्टेड कहलाता है पैथोजेनेसिटी। याद रखिएगा इस बात को। तो इसका मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू इंड्यूस लोकल इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स एंड डिजीज इन इन्फेक्टेड होस्ट, इन इन्फेक्टेड होस्ट। ये मैंने बोला है, इन्फेक्टेड व्यक्ति के अंदर ही होती है ये। तो आप इसको लिख लीजिए स्टार बना के बच्चे, ability of an agent, ability of an agent to induce local inflammation, to induced local inflammation और डिजीज, या क्या है बच्चे, डिजीज, इन्फ्लामेशन और डिजीज इन इन्फेक्टेड होस्ट, इन इन्फेक्टेड होस्ट, इन्फेक्टेड होस्ट में कोई डिजीज या कोई इन्फ्लामेशन पैदा करने की क्षमता क्या कहलाती है, पैथोजेनेसिटी कहलाती है। क्या इसके अंदर क्लिनिकल फीचर आएंगे, बिल्कुल इसके अंदर क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट होंगे। जब डिजीज हो गई तो क्लिनिकल फीचर तो बच्चे आएंगे। आई होप आपको पैथोजेनेसिटी समझ में आई। तो मैं एजेंट की क्या बताई थी, मैंने पहले बताई थी एजेंट की इन्फेक्टिविटी, फिर मैंने उस एजेंट की क्या बताई है, पैथोजेनेसिटी। क्या बताइए बच्चे, पैथोजेनेसिटी। इसके बाद एक और वर्ड आता है एंटीजीनोसिटी। क्या कहते हैं बच्चे, एंटीजीनोसिटी। किसी एजेंट की एंटीजीनोसिटी क्या होती है बच्चे, एंटीजीनोसिटी का मतलब है कि आपके बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन एजेंट गया है तो वो क्या लोकल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस क्या उत्पन्न करेगा, यानी उससे एंटीबॉडी या CD4 सेल के अफेक्ट पड़ने की जो क्षमता है उसे कहते हैं एंटीजेनोसिटी। तो टू इंड्यूस्ड लोकल इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड लोकल इम्यून रिस्पॉन्स, इसे कहते हैं एंटीजेनोसिटी। आपने कहा जैसे किस पर असर है इसका, CD4 सेल पर इसका असर है और इसका है एंटीबॉडीज। समझ आ रहा है बच्चे? तो याद रखना कि एंटीबॉडीज फॉर्मेशन
ये सब क्या कहलाते हैं, एंटीजीनोसिटी कहलाते हैं। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जब रेस्पॉन्स दिखाएगा तो मेरी बॉडी क्या बनाएगी, मेरी बॉडी इम्यून क्या एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीजेनोसिटी क्या होता है बच्चे, ये इंड्यूस्ड करना होता है लोकल इम्यून रेस्पॉन्स को, और इसके अंदर CD4 सेल या एंटीबॉडी में चेंजेस आते हैं। क्लियर है? क्या बताई थी हमने, हमने बताया था एजेंट के डिटर्मिनेंट, एजेंट के कौन कौन से डिटर्मिनेंट होते हैं। इसके बाद एक बहुत कॉमन वर्ड आप सुनते हो इसी में एजेंट से रिलेटेड, वायरुलेंस। याद रखना बच्चे, ये भी कई बार सुना है आपने। व्हाट इज द वायरुलेंस सर? वायरुलेंस है नंबर ऑफ सीरियस या फेटल कंडीशन या मोर्टेलिटी। मतलब कितने किसमें से, अरे जितने डिजीज हुए थे, तो अब वापस से आ गई। बस में कितने लोग थे, 50। कितने को इन्फेक्शन हुआ, 7। ये क्या कहलाई, इन्फेक्टिविटी। 7 में से कितने बीमार पड़े, 3। ये क्या कहलाई, पैथोजेनेसिटी। 3 में से कितने मर गए, 1। ये क्या कहलाई, वायरुलेंस। 3 में से मरे हैं या 50 में से मरे हैं, 3 में से मरे हैं। तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, नंबर ऑफ एक्सपोज्ड या नंबर ऑफ इन्फेक्टेड या नंबर ऑफ डिजीज। तो आंसर है नंबर ऑफ डिजीज। और ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ डेथ या मोर्टेलिटी। समझ आए बच्चे? तो याद रखना, नंबर ऑफ, या तो कहे फैटालिटी, अरे हाँ या ना, या कहे मोर्टेलिटी, या कहे सीरियस इलनेस, सीरियस डिजीज या सीरियस कोई भी चीज है, ठीक है बच्चे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजीज, इसे कहते हैं वायरुलेंस। यानी डिजीज वाले व्यक्ति में से कितने मर गए, ये उसकी वायलेंस पावर को दिखाता है। क्लियर बच्चे? तो एजेंट की वायलेंस पावर क्या होती है, जितनों को डिजीज हुई उसमें से कितने मरे, उसे कहते हैं वायलेंट पार्ट। क्लियर बच्चे? तो एस्टिमेट अगर मैं कहूं तो ये किसको नापती है, दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ किलिंग पावर ऑफ डिजीज। ये डिजीज की मृत्यु दर को नापती है। समझ आए बच्चे? तो इट एस्टिमेट killing power, it estimate killing power of disease। ये डिजीज की किलिंग पावर को बताती है। ये बच्चे ठीक है सर, आप इसे नापते कैसे हो? इट इज मेजर्ड बाय केस फैटेलिटी रेट। इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुका हूं एपिडेमियोलॉजी में। इट मेजर बाय केस फर्टिलिटी रेट, इट मेजर बाय केस फर्टिलिटी रेट। क्लियर बच्चे? अब केस फर्टिलिटी रेट क्या होती है, केस फर्टिलिटी रेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेथ, यानी कितने, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजीज। क्लियर बच्चे? इनटू 100। और ये हमेशा परसेंट में आती है और ये प्रपोर्शन होता है। ये बातें मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेथ, टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजीज इंटू 100। इसे कहते हैं केस फैटेलिटी रेट। समझो जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको बताया था कि 3 में से 1 मर गया है, तो आप इसे कर लीजिए। तो 1 मरा है कितना में से, 3 में से, इसे कर दीजिए 100। तो ये जो निकल के आएगी लगभग 33.33%, ये क्या आएगी, केस फर्टिलिटी रेट। क्या आएगी बच्चे, केस फर्टिलिटी रेट। आई होप आपको वायोलेंस पार्ट समझ में, वायोलेंस ही समझ में आई। तो मैंने कई सारी चीज़ें बताई आपको, पैथोजेनेसिटी, इन्फेक्टिविटी, वायोलेंस बताया, एंटीजेनोसिटी बताई। ये सब मैंने किसके बारे में बताया, एजेंट के बारे में बताया। अब इसी में एक वर्ड और है, दैट इज कम्युनिकेबिलिटी। क्या है बच्चे, कम्युनिकेबिलिटी। अब सर कम्युनिकेबिलिटी के बारे में बताइए, व्हाट इज कम्युनिकेबिलिटी। ये एक एबिलिटी होती है किसकी, डिजीज की, टू स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टिव टू ससेप्टिव होस्ट। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए डिजीज टू स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टिव टू ससेप्टेबल होस्ट, इसे कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी। तो याद रखना, एबिलिटी ऑफ ए डिजीज, एबिलिटी ऑफ ए डिजीज टू स्प्रेड कहां से, फ्रॉम, टू स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टिव, टू स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टिव टू ससेप्टेबल। किसमें बच्चे, ससेप्टिव होस्ट। यानी कि एबिलिटी ऑफ डिजीज टू स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टिव टू
ससेप्टिव होस्ट, इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं। क्लियर बच्चे, ध्यान सुनना, ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द अनदर पर्सन, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एनिमल, कैसे भी हो सकता है ये, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी जाए, बट किससे जाए, इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन, इन्फेक्टेड एनिमल टू अनदर पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर एनिमल, ये जो फैल रही है इसे कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी। अब ये कैसे हो सकती है, डायरेक्टली ऑब्लिक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कैसे स्प्रेड हो रही है, ये हो रही है इन्फेक्टेड पर्सन टू पर्सन, ये हो रही है इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड एनिमल टू पर्सन, समझ आ रहा है बच्चे। फिर ये हो रहा है इन्फेक्टेड पर्सन टू एनिमल, कैसे भी डिजीज जाए, बस ये डिजीज स्प्रेड हो, यानी कि इस डिजीज की एबिलिटी हो स्प्रेड होने की और सामने वाले को इन्फेक्टिव करने की, इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, कम्युनिकेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कम्युनिकेबिलिटी का मतलब क्या है। जितने मैंने आपको बताए ये सारे मैंने आपको बताए एजेंट के डिटर्मिनेंट। क्या बताएं बच्चे, एजेंट के डिटर्मिनेंट। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे होस्ट डिटर्मिनेंट्स के बारे में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर।